दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा चीन के एक ऐसे शहर में जिसे एशिया का यूरोप भी कहा जाता है। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है बीजिंग के करीब एक छोटे से शहर से। यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर है चिंगदाओ और हम ये सफ़र तय करेंगे लगभग 6 घंटे में। चीन में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक तरीका है। यहाँ ट्रेनों की 2 श्रेणियाँ होती हैं, स्लो और फास्ट। मैंने ट्रेनों को लेकर एक अलग वीडियो भी बनाया है जिसे आप बाद में ज़रूर देख सकते हैं। कल रात मैंने 10 बजे ट्रेन पकड़ी थी और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। आज का पूरा दिन मैं चिंगदाओ के एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में बिताऊंगा और शाम को आपको दिखाऊंगा एक बेहद अद्भुत नज़ारा। चिंगदाओ एग्रीकल्चर एग्जीबिशन पर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चिंगदाओ को चीन के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। यहाँ की सड़कें, पार्क और समुद्र तट बेहद ऑर्गेनाइज्ड और हरित है। साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर से यात्रा करना बहुत सुविधाजनक है। चिंगदाओ में 5G से लैस बसें, AI कैमरा सिस्टम और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स जैसे कई टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं। यह चीन की न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट का अहम हिस्सा है। अब शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मे 4 स्क्वायर की शानदार लाइटिंग शो देखने। ये जगह शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और यही है ओलंपिक सेलिंग सेंटर, जहां 2008 के ओलंपिक्स में नौकायान और बोटिंग की प्रतियोगिताएं हुई थी। Seashells at the seashore। ये लाइन तो हमने बचपन में टंग ट्विस्टर के तौर पर कई बार दोहराई है, लेकिन जब आप चिंगदाओ के समुद्र किनारे चलते हैं जहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी है,
समंदर की लहरें पास में शोर कर रही हैं और वहाँ बैठी महिलाएं असली सीपियाँ सी शेल्स से बनी चीज़ें बेच रही होती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो लाइन किताब से निकलकर हकीकत बन गई हो। शाम को टहलने के लिए ये एक बेहद सुंदर जगह है। आज काफ़ी थक गया हूँ, तो अब होटल जाकर आराम करूँगा। कल फिर मिलेंगे। तो आज सबसे पहले मैं जा रहा हूँ चिंगदाओ रेलवे स्टेशन। नहीं, ट्रेन नहीं पकड़नी, पर आपको स्टेशन के पास कुछ अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाता हूँ। स्टेशन के ठीक सामने है बाथिंग बीच नंबर 1, जहाँ टूरिस्ट्स और लोकल लोग समुद्र का आनंद लेने आते हैं। गर्मियों में यहाँ लोग नहाने भी आते हैं। अब बढ़ते हैं चिंगदाओ पियर की ओर। यह समुद्र के बीचों बीच बना एक सुंदर पगोडा है। छुट्टियों में यहाँ काफी भीड़ होती है। जहाँ से पूरे शहर और समुद्र का अद्भुत नजारा मिलता है। चिंगदाओ 18वीं सदी से पहले तक सिर्फ एक मछुआरों का गांव हुआ करता था। सब कुछ तब बदला जब 1898 में जर्मन लोग यहाँ आए। उन्होंने यहाँ कई जर्मन शैली की इमारतें बनाई। चिंगदाओ शहर की पुरानी गलियों में चलते हुए जब आप जजियांग रोड पर पहुँचते हैं तो दूर से दिखाई देता है सेंट माइकल्स कैथेड्रल, एक ऐसा गिरजाघर जो सिर्फ इमारत नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा तस्वीर है। सन 1934 में बना ये भव्य रोमन कैथोलिक चर्च जर्मन मिशनरियों द्वारा बनवाया गया था। जर्मन नियो रोमानेस्क शैली में बना ये गिरजाघर 56 मीटर ऊंचे 2 टावरों के साथ शहर के आसमान में अपना अस्तित्व दर्ज कराता है।
种新鲜，它是亮出的篇章。琴弦震动。 इसके भीतर कदम रखते ही आपको एक शांत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। 它的故事永流传，在音符间永不消散。 रंग बिरंगी स्टेन ग्लास खिड़कियां, झूमर की सौम्य रोशनी और ऊंचाई में गूंजती प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि, जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। 着往日情深长，细腻的身子秀起模样，不能新鲜，它是亮出的篇章。 यहाँ का मुख्य हॉल लगभग 18 मीटर ऊंचा है। इसके केंद्र में बाइबल के दृश्य दिखाते हुए भव्य म्यूरल्स और लैटिन श्लोक उकेरे गए हैं। ग्लोरिया इन एक्सेलेस डियो, यानी ईश्वर को उच्चतम महिमा प्राप्त हो। इस चर्च ने कई दौर देखे, जापानी कब्जा, सांस्कृतिक क्रांति का मौन और फिर 1981 के बाद दोबारा खोला जाना। आज यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि चिंगदाओ की पहचान का प्रतीक बन चुका है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई श्रद्धा से, कोई इतिहास जानने, तो कोई बस इस शांति को महसूस करने। और कई प्रेमी जोड़ियों के लिए यह जगह उनके प्रेम की शुरुआत की गवाह बन जाती है। सेंट माइकल्स कैथेड्रल एक ऐसी जगह है जहाँ ईंट पत्थर भी प्रार्थना करते हैं। अब मैं आ चुका हूँ वाच टावर पर। यहाँ से पूरे शहर और समुद्र का ऊंचाई से भव्य दृश्य देखने को मिलता है। जर्मन लोगों ने चिंगदाओ को 99 साल की लीज पर लिया था, लेकिन 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चिंगदाओ पर कब्जा कर लिया। सन 1905 एक ऊंची पहाड़ी पर जर्मन वास्तुकारों ने एक सपना संजोया, एक ऐसा भवन जो यूरोप की भव्यता और चीन की संस्कृति का संगम हो। 2 वर्षों की मेहनत के बाद 1907 में खड़ा हुआ यह भव्य बंगला, जर्मन गवर्नर का आधिकारिक निवास। कुल 30 कमरों वाला यह भवन केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि यह एक इतिहास का गवाह था। इसकी दीवारों में छुपे हैं वो किस्से सत्ता के, युद्ध के और बदलाव के। आज यहाँ कुल 14 प्रदर्शनी हॉल हैं जो दर्शाते हैं जर्मन उपनिवेश का इतिहास, चिंगदाओ का विकास और इस भवन की स्थापत्य यात्रा। प्रवेश करते ही दाईं ओर है एक छोटा सा कमरा जहाँ कोट टांगे जाते थे और एक छोटा सा सोफा रखा है, शायद जूते खोलने या पहनने के लिए। यह है गवर्नर का अध्ययन कक्ष, जो अंदरूनी और बाहरी 2 हिस्सों में बटा था। चिंगदाओ के कई प्रमुख अतिथि यहाँ सम्मानपूर्वक आमंत्रित किए जाते थे। यहाँ रखा है छिंग वंशकालीन लेखक मेज, पूरब और पश्चिम की संस्कृति के बीच सेतु का प्रतीक है। हर कमरे में मौजूद है चिमनी और झूमर अपनी अनोखी डिजाइन और शिल्पकारी के लिए जाने जाते हैं।
4 मंजिलों वाला यह भवन 4083 वर्ग मीटर में फैला है और इसके चारों ओर 55,000 वर्ग मीटर की खुली हरियाली है। इसके डिजाइन में जर्मन क्लासिसिज्म, बारोक, आर्ट नोवो और पारंपरिक चीनी वास्तु का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यह भवन एक वास्तुकला संवाद है पूरब और पश्चिम के बीच। आज का प्रदर्शनी हॉल पहले गवर्नर का रिसेप्शन कक्ष हुआ करता था। यहीं 1957 में माओ जेडोंग ने पोलित ब्यूरो की बैठक की थी। यह है एक एट्रियम, भवन के बीच में खुली जगह जहां से ऊपर आकाश झलकता है। ऐसे एट्रियम अक्सर महलों और भव्य भवनों की पहचान होते हैं। यहीं अक्सर वास्तुकार एकत्र होते थे और जर्मन शैली की इमारतों की योजनाएं यहीं से बनती थी। कुछ कमरों में आज भी उन प्रस्तावित इमारतों के लघु मॉडल यानी कि मिनिएचर मॉडल देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी मंजिल पर। उन्नीस में उप प्रधानमंत्री चेन यून अपनी पत्नी के साथ यहीं ठहरे थे। यहाँ की चिमनी के चारों ओर लगाए गए हैं हरे सेरामिक टाइल्स, आर्ट नोवो शैली की पहचान है। चमकदार और गर्मी को परावर्तित करने वाले, जिससे आसपास के फर्नीचर सुरक्षित रहते थे। कुछ कमरों में लगे पोस्टर जर्मन शासनकाल की व्याख्या करते हैं, जो दर्शकों को उस दौर में ले जाते हैं जब चिंगदाओ बदल रहा था। इस कमरे में प्रदर्शित है पेंटिंग्स, टाइपराइटर्स, माइक्रोस्कोप और मिनिएचर शिप्स। एक टाइपराइटर ने विशेष ध्यान खींचा, मर्सिडीज ब्रांड का। भले ही मर्सिडीज गाड़ियों के लिए जानी जाती है, पर ऐसा कोई भी वस्तु उस दौर में विलासिता का प्रतीक थी। यह कमरा विशेष रूप से गवर्नर की पत्नी द्वारा शिशुओं की देखभाल के लिए डिजाइन किया गया था। यह बच्चों का कमरा आज भी वैसे ही प्रदर्शित किया गया है जैसे उस समय हुआ करता था, और इसका प्रमाण है यहाँ रखा गवर्नर का डेस्क।
यह था गवर्नर का निजी शयन कक्ष। पूरे बंगले में जो पर्दे लगे हैं वो पारंपरिक चीनी रेशम से बने हैं, जो उस समय की विलासिता को दर्शाते हैं। इसी कमरे में आज भी कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जैसे यूरोपीय सामान, जिनमें शामिल है डेल्फिन मस्टर ब्रांड का ऑस्ट्रियन सेरामिक वाटर होल्डर। इस प्रकार के बंगलों में एक विशेष अलमारी होती थी, जहां हर कमरे, लॉकर, गेट और तिजोरी की चाबियां सुरक्षित रखी जाती थी। यह छोटा सा बाथरूम एक विशेष टब के साथ डिजाइन किया गया था, बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर। तीसरी मंजिल पर उत्तर की ओर सीढ़ी के त्रिकोणीय ढलान में बना यह अनोखा भोजन वितरण कक्ष था। यहीं से सेवकों के कमरे, अतिथि कक्ष और नीचे स्थित भोज कक्ष तक भोजन पहुंचाया जाता था। यह कमरा जर्मन और चीनी मेहमानों के लिए था जो गवर्नर से मिलने आते थे। इसी कमरे में मई 1911 तक गवर्नर की बेटी शरायल रहा करती थी। इस खास कमरे में समय जैसे थम सा जाता है। यहाँ आगंतुक कुर्सियों पर बैठकर उस दौर की दुर्लभ क्लिप्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। स्क्रीन पर चलती तस्वीरें न सिर्फ इतिहास दिखाती है, बल्कि उन एहसासों को भी जिंदा कर देती है जो कभी इन दीवारों में गूंजा करते थे। अब हम उतरते हैं उस तहखाने में जहां रोशनी कम है और इतिहास गहराई में डूबा हुआ है। यह है बंगले का वाइन सेलर, वो जगह जहां एक समय जर्मन गवर्नर की पसंदीदा वाइन बोतलें सजी रहती थी। Oh, 欢迎你。
以他们是有 गवर्नर के इस भव्य बंगले के ठीक बाहर फैला है एक हरा भरा पार्क, शांति से भरा, पेड़ों की छांव में लिपटा हुआ। और इस हरियाली के बीच नजर आते हैं कुछ छोटे छोटे जर्मन शैली के घर, मानो किसी परी कथा से निकलकर यहाँ बसा दिए गए हो। इन मिनिएचर घरों की बनावट, उनकी छतों की ढलान, खिड़कियों की सजावट, सब कुछ बताता है कि ये शायद उसी दौर के निशान है जब जर्मन वास्तुकला चिंगदाओ की जमीन पर अपने पैर जमा रही थी। शायद ये घर खेलने के लिए नहीं बल्कि दर्शाने के लिए बनाए गए थे, ताकि ये शहर अपनी ऐतिहासिक पहचान को कभी ना भूले। ये छोटे छोटे घर उस इतिहास की याद दिलाते हैं जो अब मिट्टी में नहीं बल्कि इन दीवारों में सांस लेता है। एक अक्टूबर 1998, यह तारीख सिर्फ उद्घाटन का नहीं था बल्कि उस गौरवशाली इतिहास को सहेजने की शुरुआत थी जिसने चीन की नौसेना को आकार दिया। यह है पीएलए का नेवल म्यूजियम, चीन का एकमात्र ऐसा सैन्य संग्रहालय जो पूरी तरह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के इतिहास को समर्पित है। यह नेवल म्यूजियम चारों ओर हरियाली और समुद्र से घिरा हुआ है। 2021 में इसे नए सिरे से रेनोवेट किया गया और एक आधुनिक व इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत किया गया। संग्रहालय के समुद्री क्षेत्र ऑफ शोर एग्जीबिशन एरिया में है कुछ बेहद खास युद्धपोत। आनशान 101 पीएलए नेवी का पहला विध्वंसक जहाज जिसे सोवियत संघ से प्राप्त किया गया था। म्यूजियम की सबसे खास चीन की पहली परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी। यह ना सिर्फ सैन्य तकनीक का चमत्कार थी बल्कि चीन की सामरिक क्षमता में एक ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक। आप इस पनडुब्बी के भीतर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे नौसैनिक सीमित स्थान में रहकर ऑपरेशन को अंजाम देते थे। टैंक्स के सेक्शन में आप देखेंगे T-34 टैंक, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रसिद्ध टैंक जो बाद में चीन की नौसैनिक इन्फेंट्री द्वारा उपयोग में लाया गया। JTD-05 एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल, अत्याधुनिक हमला वाहन जिसे समुद्री लैंडिंग ऑपरेशनों के लिए डिज़ाइन किया गया था।
63 एम्फीबियस टैंक। ये टैंक जल और थल दोनों में चलने में सक्षम था। आगे चलते हैं नौसैनिक, वायुसेना और लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी देखने। भूमि आधारित प्रदर्शनी क्षेत्र ऑनलैंड एग्जीबिशन में आप देखेंगे J6 लड़ाकू विमान, जिसे F6 भी कहा जाता है, चीन का शुरुआती सुपरसोनिक फाइटर, जिसका उपयोग नौसेना के वायु वाहन बलों ने किया। J9 हेलीकॉप्टर बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर जो नौसैनिक मिशनों और खोज बचाव अभियानों में काम आता था। Y5 एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण और हल्के ट्रांसपोर्ट मिशनों के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही मौजूद है विमान वाहक नौसेना के प्रैक्टिस मॉड्यूल्स। और अगर आप गेट 4 की ओर बढ़ते हैं तो आपको दिखेंगे ऐसे जहाज और नावें जिन्हें आमतौर पर युद्ध की कहानियों में नहीं देखा जाता, लेकिन इनका योगदान कम नहीं। पीएलए नेवल म्यूजियम यह सिर्फ टैंक और जहाज़ों का संग्रह नहीं, यह है एक समय यात्रा। चिंगदाओ में स्थित पीएलए नेवल म्यूजियम सिर्फ टैंक और जहाज़ों का संग्रह नहीं, यह एक समय की यात्रा है। उस युग की जब समुद्र का सन्नाटा भी तोपों की गूंज से कांप उठता था। यह संग्रहालय न सिर्फ सैनिकों बल्कि हर उस नागरिक को समर्पित है जो अपने देश की समुद्री ताकत पर गर्व करता है।
अब शाम को मेरी वापसी की ट्रेन है, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं चीन के सबसे मशहूर बियर ब्रांड चिंगदाओ बियर की पहली फैक्ट्री देखने। इसे भी जर्मन्स ने ही बनाया था। आज ये चीन की नंबर 1 बियर बन चुकी है। यहाँ अंदर एक म्यूजियम भी है। यहाँ अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ बियर बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है, लेकिन आज टिकट खत्म हो चुका है तो मैं आपको बाहर से ही घुमा देता हूँ। अब स्टेशन जाने से पहले चलिए लंच किया जाए। चिंगदाओ सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है और चीनियों को समुद्री खाना बहुत पसंद है। आते समय मैंने स्लो ट्रेन ली थी, लेकिन अब वापसी में मैं ले रहा हूँ फास्ट ट्रेन, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। चिंगदाओ एक बड़ा शहर है। यहाँ टायर बनाने की कई फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा आपने हायर कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, वही एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज बनाने वाली कंपनी। हायर का हेडक्वार्टर चिंगदाओ में ही है। अगर आपके पास समय हो तो एक बार इनका इनोवेशन सेंटर ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको चिंगदाओ का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।